हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था ग्रोथ कर्व एंड देयर फिटिंग। तो ग्रोथ कर्व में सबसे पहले हमने मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व की फिटिंग की थी। वो कैसे की थी? जब हमने एक्सपोनेंशियल कर्व ली वाई टी इक्वल टू ए प्लस बी सी टी, ए ग्रेटर देन 0 रहेगा। वाई टी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे क्या? टाइम पीरियड को। ठीक है, किस किस टाइम पीरियड पे? टी टाइम्स हमारे चेंज होता रहेगा टाइम। ठीक है, और ए बी सी हमारे क्या है? कांस्टेंट है। इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। तो वाई टी हमारा क्या हो गया? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी सी कांस्टेंट है जिनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। हम फर्स्ट डिफरेंस लेंगे 2.9 इक्वेशन का। तो फर्स्ट डिफरेंस का रहेगा डेल्टा वाई टी इक्वल टू वाई टी प्लस एच माइनस वाई टी इक्वल टू, अब यहाँ पे वाई टी जहाँ पे टी है वहाँ पे टी प्लस एच पुट कर देंगे। जो टी है वो टी रहेगा। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी बी सी टी ब्रैकेट सी रेज टू द पावर एच माइनस 1। एच क्या है हमारा यहाँ पे? इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। जो हमारा टाइम इंटरवल है उनमें कितना डिफरेंस है वो हमारा एच है। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा वाई टी माइनस एच निकाल लेंगे। फिर इन दोनों का क्या लेंगे? हम रेशो लेंगे। तो इन दोनों का रेशो क्या आता है? एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जो कि क्या है? सी एच। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि thus the most striking feature of the modified exponential curve is that the first difference of consecutive value of yt corresponding to the equivalent value of t changes by a constant ratio। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है और उसका कॉन्सिक्यूटिव जो डिफरेंस है, दोनों की रेशो जब हम लेते हैं तो वो एक कांस्टेंट डिफरेंस से क्या होती है? चेंज होती है। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो ये जो मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व है इसको की फिटिंग हम दो मेथड से कर सकते हैं, जिसमें से हम सिर्फ एक मेथड करेंगे। वो क्या है? मेथड ऑफ 3 सिलेक्टेड पॉइंट्स। हमने हमारे पास वी टेक 3 ऑर्डिनेट y1 y2 y3, 3 ऑर्डिनेट्स ले लिए और उस किसके कॉरस्पॉन्डिंग T1 T2 T3 3 हमारे कोई टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे इनका क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे। T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, ये हम मान के चलेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे? जो हमारी मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व थी वाई टी, इसमें वाई टी की जगह T1 T2 सेकेंड T2 के लिए T2 आ जाएगा, T की जगह पे फिर T3 आ जाएगा। ये तीनों इक्वेशन हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। फिर हम इन तीनों इक्वेशन से क्या निकालेंगे? y2 माइनस y1 निकालेंगे इस इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, y2 माइनस y1 निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे y3 माइनस y2। ठीक है, यहाँ देखो, फिर हम निकालते हैं y3। यहाँ पे हमने निकाला y3 माइनस y2, वो क्या आएगा? बी सी टी 3 माइनस सी टी 2 विच इज़ इक्वल टू दिस वन। ठीक है, फिर हम दोनों को क्या कर देंगे? इनको डिवाइड कर देंगे। तो ये भी एक क्या आएगी? कांस्टेंट रेशो आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट टर्म से हो रहा है। तो यहाँ से c की वैल्यू हमें मिल गई। c की वैल्यू मिलने के बाद जो हमारी इक्वेशन 2.10a है उसमें हम y2 माइनस y1 जो टर्म आई थी हमारी, जो डिफरेंस आया था y2 माइनस y1, उसमें c की वैल्यू पुट कर देंगे। c की वैल्यू पुट करने के बाद हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? जो हमारी कर्व थी y1 माइनस बी सी टी 1 इक्वल टू a, मतलब y1 इक्वल टू a प्लस बी सी टी 1 जो इक्वेशन थी उसमें हम क्या करेंगे? b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। वहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो ए बी सी 3 पैरामीटर हैं किसके? मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व के। इनकी इक्वेशन हमें मिल गई, इनकी वैल्यूज़ हमें मिल गई, जिसको हम क्या करेंगे? हमारी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगी? मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व की फिटिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये तो था आपका मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व की फिटिंग। इसके बाद हम करेंगे मूविंग एवरेज मेथड। ये थोड़ा सा जो है फिटिंग ऑफ गॉम्पर्स कर्व और लॉजिस्टिक कर्व, ये आप खुद देख लेना। इसके बाद हम करेंगे मूविंग एवरेज मेथड। तो मूविंग एवरेज मेथड क्या बोलता है? इट कंसिस्ट इन मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड बाय स्मूथिंग आउट द फ्लक्चुएशन ऑफ डाटा बाय मीन्स ऑफ मूविंग एवरेज। हम मूविंग एवरेज की हेल्प से क्या करते हैं? जो फ्लक्चुएशन आ रही है डाटा में उसको स्मूथ करते हैं। ठीक है, उस फ्लक्चुएशन को क्या करते हैं? कम करते हैं। जो डाटा में फ्लक्चुएशन हो रही है उसको कम करने के लिए, उसको स्मूथिंग आउट करने के लिए क्या करते हैं? हम मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेज ऑफ एक्सटेंट और पीरियड m इज ए सीरीज ऑफ सक्सेसिव एवरेजेस ऑफ m टर्म्स एट ए टाइम। तो मूविंग एवरेज क्या होती है? ये एक m सक्सेसिव सीरीज की एवरेज होती है m टर्म्स में। ठीक है, एक टाइम पे स्टार्टिंग विद फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म एक्सेट्रा। thus the first average is the mean of the first m term। जैसे कि हमारे पास m टर्म है,
मान लो 1 2 3 अप टू m तक हमारे पास ये m टर्म है, तो हमें फर्स्ट m टर्म्स की क्या चाहिए, मूविंग एवरेज चाहिए। तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, 1 + 2 + अप टू m तक ऐड किया और डिवाइड बाई m कर देंगे। तो ये क्या आ गया, ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट मूविंग एवरेज। ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट मूविंग एवरेज। इसी तरीके से जब सेकंड मूविंग एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, 2 अप टू m तक। ठीक है, 2 3 अप टू m+1 तक। नेक्स्ट टर्म जो m+1 होगी, फिर आगे बहुत मतलब काफ़ी हमारी कहाँ तक जाएगी, ये जहाँ तक भी हमें चाहिए ये। ठीक है, m टर्म तक। तो अगर जब हम सेकंड एवरेज निकालेंगे तो वो कहाँ से शुरू करेंगे, 2 to m+1 तक। इसमें भी कितने एलिमेंट्स आए हमारे, m आए ना, तो 2 to m+1 डिवाइड बाई क्या कर देंगे, m। ये हो जाएगी हमारी सेकंड मूविंग एवरेज। थर्ड मूविंग एवरेज कहाँ तक जाएगी, m+2 तक। तो थर्ड से 3 से शुरू करके कहाँ तक जाएंगे, m+2 तक, 3 to m+2। और इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी थर्ड मूविंग एवरेज। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो यही लिखा है इसने, दस द फर्स्ट एवरेज इज द मीन ऑफ फर्स्ट m टर्म्स एंड सेकेंड एवरेज इज द मीन ऑफ द m टर्म फ्रॉम 2 to m+1 एंड थर्ड एवरेज इज द मीन ऑफ द m टर्म्स फ्रॉम थर्ड टू m+2th एंड सो ऑन। ठीक है, ये होगी हमारी मूविंग एवरेज। अब इसके बाद देखो, अगर हमारा क्या है, अगर हमारा m है, जो m टर्म्स है वो ओड नंबर है, मतलब कि 2k+1 है, देन मूविंग एवरेज इज प्लेस्ड अगेंस्ट द मिड वैल्यू ऑफ द टाइम इंटरवल इट कवर्स। तो मूविंग एवरेज जो टाइम इंटरवल इसने कवर किया उसके मिड वैल्यू में क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। जैसे कि हमने 5 टर्म्स ले ली और इन 5 टर्म्स का ये टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा T1 T2 T3 जो भी है T5 तक। तो इन 5 टर्म्स का जो मूविंग एवरेज आएगा, मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 5, वो किसके अगेंस्ट हम प्लेस करेंगे, T3 के अगेंस्ट, क्योंकि ये क्या था, ओड नंबर था हमारा। तो ओड नंबर में जो मिड वैल्यू क्या है वो T3 है, तो उसके अगेंस्ट हमारी फर्स्ट मूविंग एवरेज आ जाएगी। ठीक है, इसने ये बोला है कि अगर ओड नंबर ऑफ केसेस हैं तो मिड वैल्यू के अगेंस्ट क्या करेंगे, हम हमारी मूविंग एवरेज को प्लेस कराएंगे। ठीक है, मतलब कि अगेंस्ट k+1। अगर हमारे 2k+1 है तो k+1 के अगेंस्ट क्या हो जाएगी, फर्स्ट मूविंग एवरेज वैल्यू प्लेस हो जाएगी। अगर m हमारा इवन है, मतलब कि 2k के इक्वल है, तो मूविंग एवरेज है वो दो मिडल वैल्यूज़ के बीच में क्या होएगी, प्लेस होएगी। जैसे कि हमारा अगर ये हो जाते 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो जाती, तो हमारी जो मूविंग एवरेज आएगी वो 2 3 और 4 के बीच में यहाँ पे क्या करेंगे, हम हमारी फर्स्ट मूविंग एवरेज को प्लेस कराएंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये। इसके बाद यहाँ से देखो, इन दिस मेथड द मेन प्रॉब्लम विच इज़ ऑफ पैरामाउंट importance lies in determining the extent of the moving average which will completely eliminate the oscillatory movement affecting the series। इस मेथड में जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है कि वो एक्सटेंट डिटरमाइन करना जहाँ पे जो ऑसिलेटरी मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट मैथमेटिकली दैट इफ़ द फ्लक्चुएशंस आर रेगुलर एंड पीरियोडिक देन द मूविंग एवरेज कंप्लीटली एलिमिनेट द ऑसिलेटरी मूवमेंट। अगर हमारी जो मूविंग एवरेज है वो क्या है, जो हमारी फ्लक्चुएशंस है वो रेगुलर हो या फिर पीरियोडिक हो, तो मूविंग एवरेज क्या हो जाएगी, कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगी किसको, ऑसिलेटरी मूवमेंट को। ठीक है, और क्या प्रोवाइड करेगी, द एक्सटेंट ऑफ मूविंग एवरेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो जो एक्सटेंट आएगा मूविंग एवरेज का वो किसके इक्वल होगा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के इक्वल। सेकंड है, जो ट्रेंड आएगी वो लीनियर आएगी। ये बोल रहा है कि अगर हमारी फ्लक्चुएशन क्या हो, रेगुलर हो और पीरियोडिक हो, तो मूविंग एवरेज है वो कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगी ऑसिलेटरी मूवमेंट को। और किस एक्सटेंट तक करेगी, जो एक्सटेंट आएगा मूविंग एवरेज का वो किसके इक्वल होगा, जो ऑसिलेशन का पीरियड है उसके इक्वल होगा। सेकंड जो ट्रेंड मिलेगी वो हमें लीनियर मिलेगी। ठीक है, इसके बाद मूविंग एवरेज मेथड इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इन द सेंस दैट एडिशन ऑफ ए फ्यू मोर फिगर्स टू द डेटा simply result in some more trend values and previous calculation are not affected at all। ये फ्लेक्सिबल है कैलकुलेशन के मामले में। अगर कोई हम कुछ फिगर्स इसमें ऐड करना चाहे तो हम जो कैलकुलेशन है, जो ट्रेंड वैल्यू है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बिना जो प्रीवियस कैलकुलेशन है उनको अफेक्ट किए। फिर मूविंग एवरेज मेथड हैज़ द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या है, इट डज
नॉट प्रोवाइड ट्रेंड वैल्यू फॉर ऑल टर्म्स, ये सारी की सारी टर्म्स के लिए ट्रेंड वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये कुछ वैल्यू, क्योंकि अब मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, जैसे कि हम इसमें मूविंग एवरेज निकाल रहे थे, तो मूविंग एवरेज किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगी? इस मिडल टर्म के। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनकी तो मूविंग एवरेज नहीं आई, इनको क्या कर दिया इसने? एलिमिनेट कर दिया यहाँ से। तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है, इनके लिए ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट नहीं करती। ठीक है, फिर क्या कहता है? इट कैन नॉट बी यूज फॉर फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड। फ्यूचर ट्रेंड्स को फाइंड आउट करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए या प्रिडिक्शन करने के लिए हम मूविंग एवरेज मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारी मूविंग एवरेज मेथड की थ्योरी थी। क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगी आपको।